हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में जान रहे हैं, पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अगले वाले वीडियो ठीक इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या जाने थे, प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण हम लोग सीखे हैं। तो वो प्रतिबिंब निर्माण आप लोग बहुत अच्छे से ही याद रखिएगा कि कैसे कहाँ पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्जाम में हर साल 2 नंबर या 3 नंबर से पूछता है उससे, तो उसको माइंड में एकदम रखिएगा कैसे क्या होता है प्रतिबिंब निर्माण। तो आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, समझ गए। तब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। आई होप कि आप लोगों का क्लास मेरा बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छे से समझ में भी आता होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कल के क्लास के बारे में हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, जिक्र कर दे रहे हैं। क्या हम आपको उसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, उसको याद करने का बस हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद करेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं पहला, देखिए को हम बता रहे हैं याद रखना है, बस उसको याद रखिएगा पूरा याद हो जाएगा। जब वस्तु F पर स्थित हो, जब वस्तु F पर हो तो याद रखना है कहां पर, अनंत पे, राइट। दूसरा, जब वस्तु C पर स्थित हो, C पर आएगा तो C पर ही बनेगा, समझ आ गया। इन दोनों को बस याद रखना है और पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिए तीसरा मान लेते हैं, अनंत ले लेते हैं। हाँ, अनंत पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर आता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर, F पर। इस तीनों को बस आप लोग माइंड में रखिएगा, अब पूरा हमारा तीन को अपने से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा देखिए, चौथा लेते हैं। जब वस्तु C एवं लेते हैं, जब वस्तु अनंत एवं C के बीच में हो, C के बीच में, अनंत और C के बीच में हो तो कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले अनंत और C बोला है, अनंत का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु अनंत पर आता है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो F पर बनता है, F पर। और C पर वस्तु रहता है, अनंत और C के पूछा है तो अनंत का तो हम लोग जानते हैं F बन गया। C का कहाँ पर बनता है, देखें C का प्रतिबिंब C पर ही बनता है, तो एवं C पर। मतलब अनंत और C के बीच वस्तु रहेगा तो कहां बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये ट्रिक है याद करने का। पांचवा, जब वस्तु C एवं F के मध्य स्थित हो, तो C का और F पूछा है, C पर जब वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब C पर बनता है, एवं F पर आता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे। मतलब C और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु C और F के बीच में स्थित हो। समझ गए, ये था याद करने का ट्रिक, समझ गए। अब कैसा वास्तविक बनता है, क्या बनता है, तो अवतल दर्पण में माइंड में रखना है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। हमारा अंतिम वाला केस में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। छठवां केस जो बताए थे, जब वस्तु F और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बस काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। और माइंड में ये भी रखना है कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ही बनेगा 100%, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, समझ गया। और दूसरा पॉइंट कि उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। हम लोग देखें कि जब दो को प्रतिबिंब बनाए उत्तल दर्पण में तो एक भी हमारा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना, छोटा और बहुत छोटा बना, समझ गए। तो उत्तल दर्पण में खाली छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। बड़ा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है, समझ गए। तो ये रखना है कि अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और उत्तल में सिर्फ काल्पनिक। और काल्पनिक किस दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में भी मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। तो कल की क्लास थोड़ा सा हम रिवीजन करा दी कैसे क्या होता है, याद करने का थोड़ा ट्रिक। आज की क्लास की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज की क्लास में हम लोग को क्या जानना है। आज की क्लास में हम लोग को जानना है
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो चलिए चलते हैं हम लोग अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में। क्या जानना है अवतल दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां पर होता है। समझ गए? तो पहला बताते हैं कहां पर होता है। हजामत बनाने में, इस तरह हम लिखते हैं। हजामत को ही कहते हैं क्या? दाढ़ी। हजामत बनाने में पहला उपयोग होता है हजामत के रूप में। हजामत कहते हैं दाढ़ी बनाने के रूप में। आप लोग देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, अपना दाढ़ी बनाते हैं। जिस आईना में वो दाढ़ी देखकर अपने घरों में बनाते हैं, वो दर्पण मेरा होता है अवतल दर्पण। तो हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। क्यों होता है अवतल दर्पण का? ये भी तो सवाल उठता है कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग ही क्यों होता है? क्योंकि यह जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समझ गए? तो ये क्यों किया जाता है ये हम नहीं लिखवा रहे हैं, हम बोलते रहे। और अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि पहला उपयोग अवतल दर्पण में क्या किया जाता है? हजामत बनाने में। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण में निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण में हजामत बनाने के लिए किया जाता है। समझ गए? दूसरा किस में किया जाता है? रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि में डॉक्टर द्वारा, रोगियों के नाक, कान, गला एक होता है क्या? दांत भी होता है। एवं दांत को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग करता, किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। समझ गए? तो दूसरा क्या होता है कि रोगियों के नाक, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जैसे मान लेते हैं हमारा गला दर्द कर रहा है, दांत या नाक या कोई भी चीज, जो जैसे हम क्या लिखे, नाक, कान, गला एवं दांत, हमारा जब दर्द करता है और जाते हैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है? एक टॉर्च जैसा बढ़ता है हम लोग को, गाला, नाक, दांत सबको देखने के लिए वो क्या करता है? एक टॉर्च बारता है। वो टॉर्च में होता है मेरा अवतल दर्पण। ये हम लोग की तरफ सिंपल टॉर्च उन लोग को नहीं होता है, उन लोगों का कुछ यूनिक होता है हम लोगों के अपेक्षा। तो क्या होता है? उस टॉर्च में अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण उस टॉर्च में होता है। उस टॉर्च में अवतल दर्पण क्या करता है कि जब डॉक्टर क्या करता है, उस ये हमारे टॉर्च को जलाता है, बारता है, उस चीज को देखता है, तो जब उससे प्रकाश निकलती है तो वो छोटी सी जगह पर क्या कर देती है? उस प्रकाश को केंद्रित कर देती है। वो जो उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, उससे जब प्रकाश निकलता है तो उस प्रकाश को एक छोटी सी जगह पर मेरा अवतल दर्पण केंद्रित कर देता है, जिससे वो चीज दिख जाता है कि उसमें क्या हुआ है, हम लोग गाला, दांत में क्या सब हुआ है। इसलिए किया जाता है
रोगियों के नाक कान गला दांत में देखने के लिए डॉक्टर उपयोग करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रोगियों के नाक कान गला एवं दांत को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। समझ गया। चलते हैं हम तीसरा देखने के लिए। तीसरा है वाहनों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में तीसरा क्या हुआ? वाहनों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट। हेडलाइट कहने का मतलब जो हम लोग का बाइक होता है, बाइक का जो ये आगे वाला जो बड़ा वाला ये हमारा होता है क्या, ये हेडलाइट जो होता है बाइक के, हमारा आगे वाला जो हेडलाइट होता है वो क्या होता है? उसमें अवतल दर्पण होता है। और जो घरों में जो सर्च लाइट करते हैं इस तरह मात्र कुछ ये होता है, और ऊपर इस तरह बटन जैसा होता है, इधर ऊपर नीचे करते हैं तो उसको कहते हैं सर्च लाइट। तो वाहनों के जो हेडलाइट होता है, हमारे बाइक के जो आगे वाला होता है लाइट, उसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। और सर्च लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यहां से क्वेश्चन यह बनता है कि वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इसमें हेडलाइट और सर्च लाइट में हमारा क्या होता है, देखे होंगे इतनी सी बॉल होगा। वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में आप लोग देखे होंगे कि इतनी सी क्या होगा, छोटी सा बल्ब होगा। उस बल्ब को क्या कहा, उस बल्ब को क्या किया जाता है? एकदम मुख्य फोकस पर रख दिया जाता है। बीचों बीच क्या कर दिया जाता है? मुख्य फोकस पर रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि जब वह बल्ब ये करे, जब ये बल्ब से क्या है, प्रकाश निकले तो टकरा कर एक दूसरे के समानांतर हो जाए और जिससे दूर से फोकस चला जाए और वह दूर की वस्तु हमें दिख सके। समझ गए। तो वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें बल्ब को मुख्य फोकस पर रखा जाता है, क्योंकि इससे आने वाली किरण समानांतर हो जाए, टकरा कर क्या आ जाए, समानांतर हो जाए। समझ गए। और चौथा देखते हैं, सौर भट्ठी। सौर भट्ठी में कहां पे? सौर भट्ठी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग? क्योंकि उस समय जहां पर हमें ऊर्जा मतलब एक तरह मतलब एक जो ये भट्ठी होता है, हम लोग जैसे नॉर्मल छोटे की भट्ठी नहीं जिसमें दूध खिलाया जाता है, वो नहीं, थोड़ा वहां पर क्या होता है, बड़ा भट्ठी जिसमें उसको सूर्य से आने वाली ऊर्जा को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित किया जाता है और उस ऊर्जा से हमें कुछ बेनिफिट होता है। तो क्या होता है कि उस समय मतलब बड़े बड़े सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, समझिएगा। उसमें क्या किया जाता है कि हमारे बहुत बड़े बड़े क्या करते हैं, उसके सामने अवतल दर्पण रख दिया जाता है। बड़े बड़े सौर भट्ठी में क्या करते हैं कि बड़े बड़े अवतल दर्पण रख दिया जाता है। अवतल दर्पण रख दिए, जब अवतल दर्पण रख दिया जाता है और सूर्य से जब प्रकाश आती है तो सूर्य के प्रकाश जब हमारे दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण से टकरा कर कहीं पर जाएगी। वह जिस बिंदु पर जाती है उस बिंदु पर क्या किया जाता है, एक बिंदु पर उस ऊर्जा को केंद्रित कर दिया जाता है, मतलब जमा कर लिया जाता है। और जो जमा ऊर्जा होता है उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग बहुत सारी चीजों में करते भी हैं। तो समझ गए कि सौर भट्ठी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें बड़े बड़े अवतल दर्पण क्या किया जाता है, बहुत रखे होते हैं। और जब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है तो वह दर्पण पर टकराकर एक बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाती है और उस बिंदु पर बहुत सारी ऊर्जा का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जमा होने के कारण उस ऊर्जा को हम लोग बहुत सारे चीजों में उपयोग कर सकते हैं। समझ गए। ये था मेरा 4 गो अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, तो 3 को दे दिया था और लगा दिया था कि क्यों किया जाता है। पहला क्वेश्चन था कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा पूछा था ये मतलब हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग हमारे बाइक के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था ये कि ये हमारा जो 6वां चैप्टर में पढ़ना है कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सौर कुकर के बारे में हम लोग को 6वां चैप्टर में फिजिक्स के बारे में जानना है, तो उसमें हम आप लोग को बताएंगे क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या पढ़ना था, हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग। रोगियों के नाक कान गला एवं दांत देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और सौर भट्ठी में क्या होता है,
अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये मेरा था अवतल दर्पण का उपयोग, उसका बहुत मायने रखिएगा। हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता रहता है कि हजामत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। हजामत को ही क्या करते हैं हम लोग, ये दाढ़ी भी बोलते हैं, हजामत को ही कहते हैं दाढ़ी। तो ये था मेरा अवतल दर्पण का उपयोग। आज हम लोग अब आगे जानने वाले हैं क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग खाली एक ही है, बस हम लोगों को उसको ही बारे में जानना है। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग की और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग समझिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे स्कूटर हो गया, हमारा मोटरसाइकिल हो गया या बस, इन सबों के पीछे में दो इस तरह लगा रहता है लाइट, दोनों के दोनों साइड और इस तरह हमारा लाइट लगा रहता है, वो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उसमें क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, हम बता रहे हैं क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, साइड के वस्तु को देखने के लिए। जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक के दोनों ओर जो एक स्लेटर होता है और एक जो क्लच होता है, दोनों ओर क्या लगा रहता है, दो दो एक दोनों, एक इधर क्या लगा रहता है, हमारा टॉर्च लगा रहता है, सॉरी टॉर्च नहीं, ये हमारा दर्पण लगा रहता है। वो दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्या किया जाता है उससे, हम लोग साइड मतलब पीछे की जो वस्तु आती है, तो पीछे से जो बाइक आती है उसको देखने के लिए किया जाता है, मतलब साइड मिरर के रूप में देखने के लिए किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। आखिर क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो सीधा सी बात है कि सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। वो उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा मतलब वो सीधा भी दिखाएगा उस वस्तु को। जो पीछे से आती है कोई भी चीज बाइक, तो हमें सीधा दिखाती है, न कि उल्टा, उल्टा नहीं दिखाती है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि यह किसी भी वस्तु का क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो भी हम पीछे से आती है वस्तु तो हमको वो सीधा दिखती है, और उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, विकृत होता है। विकृत कहने का मतलब बहुत फैलाव में हमको दिखता है। आप लोग भी देखे होंगे कि जब बाइक चलाते होंगे, अब पीछे का ये जो दो बगल का जो हमारा दो ये होता है, ये दर्पण, वो दर्पण क्या करता है, उस दर्पण में हम लोग देखते हैं पीछे की वस्तु को, तो पीछे का मतलब जो ये हमको स्पेस स्थान होता है बहुत सारा दिखता है, बहुत दूर में दिखता है, तो इसीलिए कहा गया इसका दृष्टि क्षेत्र। तो देखिए इसको लिखते हैं, समझिएगा क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझ गए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, साइड मिरर के, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है हम बोल रहे हैं, नोट कीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात सीधा बनाता है, अर्थात सीधा होता है, एवं इसका दृष्टि क्षेत्र विकृत होता है। दृष्टि क्षेत्र विकृत होता है। क्यों विकृत होता है, क्योंकि इसका जो बाहरी भाग क्या होता है, ये वक्रित रहता है। क्या रहता है, बाहरी भाग मेरा क्या रहता है, वो क्या होता है, बाहरी जो ये हमारा बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित रहता है। एक बार और, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह किसी भी वस्तु का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विकृत रहता है, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित रहता है, इसीलिए साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है मेरा उत्तल दर्पण का। समझ गए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर कहने का मतलब हमारे बाइक का जो ये साइड में ठीक दो लगा रहता है पीछे देखने के लिए, वही वो कहता है उत्तल दर्पण। समझ गए। तो ये था मेरा उत्तल दर्पण का उपयोग कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है ये हम बोलते हैं, आप लोग अपने नोटबुक पर कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी एक ऐसा परिपाटी है जो किसी वस्तु के स्थान को बताने के लिए किया जाता है। तो इसको हम लोग जानेंगे, इसको जानेंगे तभी आगे वाला जो हम प्रूव कराने वाले हैं दर्पण सूत्र, इसी चिन्ह परिपाटी के मदद से हम लोग को बन पाएगा, वो प्रूव हो पाएगा।
समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्या जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तब तक के लिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्या करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम क्या जानते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी होता क्या है हम आप लोग को बताते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जैसा कि हम एग्जाम्पल से जैसा हम आपको बताते हैं कि कोई, जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं हम यहाँ से 2 किलोमीटर जानते हैं, 2 किलोमीटर जाते हैं, तो हम जब वहाँ से वहाँ तक गए, हम बोले कि 2 किलोमीटर, तो इसको बताने के लिए तो हम ये बताएं, हम ये नहीं, हम अगर इस तरह कहें कि हम यहाँ से वहाँ गए थे, कोई नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा कि यहाँ से वहाँ तक गए क्या मतलब हुआ। खाली इस तरह कहेंगे कि यहाँ मतलब वहाँ हम गए 2 किलोमीटर, हम यहाँ से वहाँ तक गए 2 किलोमीटर, तो कोई आदमी समझ जाएगा ठीक है वहाँ पर 2 किलोमीटर वो गया है। तो उसी तरह क्या होता है हमारा फिजिक्स में भी चिन्ह बतलाना पड़ता है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी किस में उपयोग किया जाता है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण के स्थान को निर्धारण करने के लिए चिन्ह परिपाटी किया जाता है कि वह प्रतिबिंब पॉजिटिव मतलब धनात्मक है ऋणात्मक है क्या है। तो इसके बारे में ही जानते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान को निर्धारण मतलब बतलाना, किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान को निर्धारण करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग होता है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। समझ गए। तो अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी। किसी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान बताने के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, ये क्या कहते हैं चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब समझते हैं पूरा मेन पॉइंट चिन्ह परिपाटी में। समझिए आप लोग क्या पढ़े होंगे, कार्तीय तल 9th में या 8th में पढ़े होंगे, ये कार्तीय तल इसको बोलते हैं, राइट। इसको एक्स अक्ष मानते थे, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष, इसको क्या मानते हैं वाई अक्ष। इसको मूल बिंदु मानते थे, मूल बिंदु को ओ द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन हम लोग को दर्पण में मूल बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मूल बिंदु को उसमें क्या से दे पी से, दर्पण में मूल बिंदु हम किसको कहते थे, ध्रुव को मतलब पी को, तो इसमें हम पी दे दिए। समझ में आ गया। अब पहला पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यही हमको देगा दर्पण सूत्र सिद्ध करने में फायदा। समझ में आ गया। पहला क्या कहता है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, इसको भी छोड़िए। पहला पॉइंट क्या कहता है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। इसका कहने क्या मतलब, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ये मेरा ध्रुव है पी, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। मतलब जब भी हम दूरी नापेंगे तो ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, और इधर दूरी नापना है तो इस तरह मापते आएंगे, इस तरह हम मापते आएंगे, इस तरह चलना है, ध्रुव से चलना है, न कि इस तरह हमें चलना है, इस तरह नहीं चलना है, ध्रुव से हमें मापना है, इधर से इधर चलेंगे। अब मान लेते हैं इधर नापना है तो इस तरह ध्रुव से इस तरह आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ध्रुव के सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से। समझ में आ गया चिन्ह परिपाटी। पहला क्या कहता है, सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, तो इस तरह हम आएंगे, सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे। दूसरा क्या कहता है कि आपतित किरण की दिशा, तो पहला हम दूसरा क्या बताए, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। समझे। आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण कहने का मतलब मान लेते हैं इधर से एक किरण आ रही है, इस तरह किरण आ रही है,
तो इधर किरण जा रही है, अगर इधर दूरी हम मापेंगे, अगर इधर दूरी मापेंगे तो धनात्मक मापेंगे, इधर दूरी नापेंगे, आपतित किरण इधर जा रही है, इधर की दिशा हम लोग मापेंगे तो धनात्मक होगा, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे दूरिया ऋणात्मक। इधर जा रही है किरण, इधर किरण जा रही है और हम नाप रहे हैं इधर, इधर किरण जा रही है, इधर हम नाप रहे हैं, इधर की नाप रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा ऋणात्मक। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया धनात्मक और विपरीत दिशा में ऋणात्मक। विपरीत दिशा में क्या? ऋणात्मक। समझ गया? विपरीत दिशा में क्या होती है? ऋणात्मक। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा को जानते हैं, समझिएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, समझिए। तीसरे को तीसरा कहता है मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ये देखिए, मान लेते हैं ये मेरा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ये हमारा ऊपर ये वाला भाग है, तो ऊपर नापेंगे तो नीचे, और नीचे नापेंगे तो निगेटिव। ऊपर नापेंगे तो धनात्मक, नीचे मापेंगे तो ऋणात्मक, और नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऐसा ऋणात्मक। समझ गए? तो एक बार और हम तीनों को समझा देते हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से कहने का मतलब हम लोग ध्रुव से स्टार्ट करेंगे चलना, न कि दूसरे ओर से। ध्रुव से इस तरह स्टार्ट करेंगे, मतलब इधर मेरा पॉजिटिव होगा, राइट। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण मान लेते हैं, आपतित किरण हम मान लेते हैं इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है, इधर जब दूरी नापेंगे तो मेरा धनात्मक होगा, इधर दूरी नापेंगे तो धनात्मक होगा। और आपतित किरण के विपरीत दिशा, जैसे इधर ये जा रही है किरण, इधर किरण जा रही है, और हम इधर नाप रहे हैं, किरण इधर जा रही है और इधर हम नापेंगे तो ऋणात्मक होगा। मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, किरण इधर जा रही है और हम इधर नाप रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। तीसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई, ये मुख्य अक्ष के ऊपर ये है, ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक। ये था मेरा चिन्ह परिपाटी। इसी चिन्ह परिपाटी की सहायता से हम लोग जानेंगे दर्पण सूत्र, कि दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। समझ गए? तो आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ये मेरा 100% विश्वास है कि आप लोगों को क्लास आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। समझ गए? तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। और एक बात और, मतलब अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, बहुत ही मेहनत। तो थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं पीछे, अब आगे वाला वीडियो में हम लोग मिलेंगे दर्पण सूत्र के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू।